CH60 मेंटल असाइलम। माया अपने होंठों से अजीब तरह की धुन बजाते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है और रूम का डोर अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर वो विंडो से बाहर का नजारा देखने लगती है। इधर सारे लोग नीलिमा को देख रहे थे जो पागलों की तरह जोर से हंस रहे थे। तभी 3-4 औरतें जल्दी से उसे संभालने के लिए उसके पास आने लगी, पर तभी नीलिमा ने हंसते हुए उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे एक औरत संभल नहीं आई और मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई, जिसे सुनते ही 2 औरतें जल्दी से उसके पास आई और उस औरत को उठाते हुए बोली, वीना तुम ठीक हो? वो औरत जिसका नाम वीना था वो खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर शायद ये नीलिमा ठीक नहीं है। इसे बेटी का मरने का सदमा लगा है और अब ये पागल हो चुकी है जो बेटी के जनाजे पर हंस रही है। ये बोलते हुए वो गुस्से से नीलिमा को देख रही थी जिसे कोई होश नहीं था। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली, हाँ वीना सही कह रही है, शायद नीलिमा पागल हो गई है जो बेटी की मौत पर हंस रही है। बहन जी आप ठीक कह रही है। आई थिंक हमें दिमाग के डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दूसरी औरत की बात सुनकर एक आदमी ने नीलिमा को देखकर कहा। वीरेन जो बेसुध सा वहां बैठा हुआ था, उन सबकी बातें जब उसके कानों में पड़ी तो वो एकदम से अपने होश में आया। वीरेन ने सबको देखा और तभी उसकी नजरें नीलिमा पर पड़ी जो पागलों की तरह हंस रही थी। नीलिमा को ऐसे देखकर वीरेन एकदम से हैरान रह गया। अब तक उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं था, लेकिन अब नीलिमा को देखते ही वो एकदम से शॉक्ड रह चुका था। वीरेन जल्दी से खड़ा हुआ और नीलिमा के पास आते हुए बोला, नीलिमा जी आप हंस क्यों रही है? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ हम सब गम में डूबे हुए हैं और आप हंस रही है, अपनी बेटी की मौत पर हंस रही है। ये बोलते हुए वो नीलिमा के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर नीलिमा ने एकदम से वीरेन की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए हंसकर बोली, नहीं वीरेन जी हम नहीं हंस रहे हैं, हमें नहीं पता हमें हंसी क्यों आ रही है। ये बोलते हुए वो फिर से जोर से हंसने लगी। लगातार हंसने की वजह से उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। उसकी बात सुनकर और उसे हंसता देख वीरेन को गुस्सा आने लगा था। उसने एकदम से नीलिमा को बाजुओं से पकड़ा और तेज आवाज में बोला, नीलिमा होश में आइए, सबको दिख रहा है कि आप हंस रही है या नहीं। हंसना बंद कीजिए वरना हमें नहीं पता हम क्या कर बैठेंगे आपके साथ। ये बोलते हुए उसकी पकड़ नीलिमा की बाजुओं पर कसती जा रही थी, जिससे नीलिमा को काफी तेज दर्द हो रहा था, पर वो उस गैस की वजह से रो नहीं पा रही थी और नहीं कुछ बोल पा रही थी। वो बस हंसे जा रही थी। नीलिमा का दिमाग अच्छे से काम कर रहा था, पर फिर भी उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, वीरेन जी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं हंस रहे हैं। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगी। नीलिमा को फिर से हंसता देख वीरेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी उसके गुस्से को और ज्यादा भड़काते हुए एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, देखो कैसी माँ है जो बेटी के मरने पर हंस रही है। क्या इसे सदमा लग गया है जो ये ऐसे हंस रही है? ये सुनते ही वीरेन ने गुस्से से अपने हाथों की मुठियां कस ली। वो हल्की तेज आवाज में बोला, नीलिमा बस कीजिए वरना मजबूरन मुझे आपको मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका इलाज वही लोग कर सकते हैं। ये सुनते ही नीलिमा ने हैरानी से वीरेन को देखा। नीलिमा ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपना सरनामे हिलाने लगी। वो अभी भी हंस रही थी और उसे हंसता देख वीरेन के गुस्से से जबड़े कस गए। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अगले ही पल किसी को कॉल मिला दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी आदमी की प्रोफेशनल आवाज आई, हेलो। तभी वीरेन तुरंत बोला, हेलो, लंदन मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं आप? ये सुनते ही सामने वाले आदमी ने शांति से कहा, यस सर बोलिए क्या काम था? वीरेन नीलिमा को देखते हुए बोला, मेरी बीवी को सदमा लगा है और अब उसे दौरे पड़ रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से खुराना मेंशन आ जाए। एड्रेस मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। ये बोलते हुए उसने फोन में अपना एड्रेस सेंड कर दिया और फिर धीमी सी आवाज में बोला, प्लीज आप जल्दी आ जाए। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो फिर फोन को वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रखकर वो गुस्से से नीलिमा को देखने लगा जो उसकी बात सुनकर हंसते हुए रो रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर्स की टीम वहां आई और सामने खड़े लोगों की तरफ देखकर एक डॉक्टर ने कहा, यही खुराना मेंशन है क्या? ये सुनते ही सबने डॉक्टर्स की टीम की तरफ देखा जिन्होंने व्हाइट ओवरकोट पहने थे और उनकी जैकेट पर एक बैंडेज लगा हुआ था जिस पर लंदन मेंटल असाइलम नाम लिखा हुआ था।
जिन्हें देखकर सब समझ गए थे कि वे सब नीलिमा को लेने आए हैं। तभी वीरेन आगे आया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ यही है खुराना मैंशन और मैंने ही आपको बुलाया है। वो रही मेरी बीवी जिसे सदमा लगा है और वो अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। ये बोलते हुए उसने नीलिमा की तरफ देखा जो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे हंस रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हंसते हंसते रो रही थी। वीरेन की बात सुनकर सबने नीलिमा की तरफ देखा और फिर एक लेडी डॉक्टर नीलिमा को लेने के लिए उसके पास चली गई। वीरेन नीलिमा को देखते हुए बोला, मेरी बीवी को सदमा लगा है और अब उसे दौरे पड़ रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से खुराना मेंशन आ जाए। एड्रेस मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। ये बोलते हुए उसने फोन में अपना एड्रेस सेंड कर दिया और फिर धीमी सी आवाज में बोला, प्लीज आप जल्दी आ जाए। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो फिर फोन को वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रखकर वो गुस्से से नीलिमा को देखने लगा जो उसकी बात सुनकर हंसते हुए रो रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर्स की टीम वहां आई और सामने खड़े लोगों की तरफ देखकर एक डॉक्टर ने कहा, यही खुराना मेंशन है क्या? ये सुनते ही सबने डॉक्टर्स की टीम की तरफ देखा जिन्होंने व्हाइट ओवरकोट पहने थे और उनकी जैकेट पर एक बैंडेज लगा हुआ था जिस पर लंदन मेंटल असाइलम नाम लिखा हुआ था। जिन्हें देखकर सब समझ गए थे कि वे सब नीलिमा को लेने आए हैं। तभी वीरेन आगे आया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ यही है खुराना मेंशन और मैंने ही आपको बुलाया है। वो रही मेरी बीवी जिसे सदमा लगा है और वो अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। ये बोलते हुए उसने नीलिमा की तरफ देखा जो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे हंस रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हंसते हंसते रो रही थी। वीरेन की बात सुनकर सबने नीलिमा की तरफ देखा और फिर एक लेडी डॉक्टर नीलिमा को लेने के लिए उसके पास चली गई। उस लेडी डॉक्टर को अपनी तरफ आता देख नीलिमा का चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका था। वो अपने कदम पीछे लेते हुए नामे सर हिलाने लगी जैसे कि कह रही हो कि मेरे पास मत आना। उस डॉक्टर को नीलिमा के फेस एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आ रहे थे पर उसने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और नीलिमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, डोंट वरी, हम अच्छे से इलाज करेंगे आपका जिसके बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए पर तभी उसके कदम रुक गए क्योंकि नीलिमा ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। लेडी डॉक्टर ने मुड़कर नीलिमा को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। नीलिमा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो अपना हाथ पीछे खींच रही थी पर लेडी डॉक्टर की तेज पकड़ होने की वजह से वो खींच नहीं पा रही थी। उसकी बात सुनकर लेडी डॉक्टर ने एक नज़र बाकी सारे डॉक्टर्स की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती नीलिमा को खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। नीलिमा पतली दुबली थी लेकिन लेडी डॉक्टर काफी हेल्दी थी जिस वजह से वो आसानी से नीलिमा को अपने साथ खींचते हुए ले गई। सारे डॉक्टर्स भी नीलिमा के पीछे बाहर चले गए थे। उन सबके जाने के बाद वीरेन ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, 2-3 दिनों में नीलिमा जी आप ठीक हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको वापस ले आऊंगा। आई नो कि आपको दिया की मौत का सदमा लगा है पर हम ऐसे हिम्मत भी नहीं हार सकते हैं। ये बोलते हुए उसने दिया की डेड बॉडी की तरफ देखा और उसे देखते हुए उसकी आंखों में फिर से पानी भर आता है। कुछ देर बाद दिया को अंतिम संस्कार के लिए ले गए और अब खुराना मैंशन में माया के अलावा और कोई नहीं था। माया अपने कमरे से बाहर आई और चारों तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोली, तुम लोग मेरे मॉम डैड का बिजनेस मुझसे छीनना चाहते थे ना, अब देखो कैसे मैं तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीनती हूँ। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी जो नेगेटिव वाइब दे रही थी। उसके आसपास का ऑरा इस वक्त एकदम डार्क था। माया की हंसी की आवाज के शोर में वहां फोन रिंग की आवाज गूंज उठती है, जिसे सुनकर माया ने हंसना बंद कर अपने फोन की तरफ देखा जिसकी स्क्रीन पर एव नाम शो हो रहा था। जिसे देखकर माया की भौं आपस में तन गई। वो कुछ पल फोन की स्क्रीन को घूरती है और फिर कॉल पिक कर बोरियत से बोली, मम बोलो अब क्यों कॉल किया है। दूसरी तरफ आग्नेय जो अपने ऑफिस के केबिन में ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर लंदन के खूबसूरत नज़रों को देख रहा था, वो माया की आवाज सुनकर हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा कॉल करके तुम्हारी आवाज सुन लूं। ये सुनते ही माया तुरंत बोली, सुन ली ना, अब दोबारा कॉल मत करना। बोलकर वो कॉल कट करने वाली थी लेकिन तभी फोन से उसे आग्नेय की आवाज सुनाई दी, अरे बेबी तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की रहती है,
यहाँ मैं रोमांटिक मूड में था और तुमने मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी है। खैर छोड़ो ये सब, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं आज इंडिया से और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या तुम आज मेरे घर आ सकती हो? उसका सवाल सुनकर माया एक पल के लिए चुप हो गई, पर दूसरे ही पल वो बोली, तुम्हारे मॉम डैड मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उनके बेटे तुम हो, उन्हें तुमसे मिलना चाहिए न कि मुझसे। आई थिंक तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ है। ये बोलते हुए उसके फेस पर सार्कास्टिकली स्माइल आ गई। आग्नेय, जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कुराहट थी, माया की बात सुनकर उसकी वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली। अगले ही पल वो गुस्से से तेज आवाज में बोला, माया खुराना, तुम्हारी बातें सुन रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी, और खास करके मेरे पेरेंट्स के बारे में। तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे मॉम डैड बारे में कुछ भी कहा ना तो आई स्वेयर तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने आज तक नहीं देखा है। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी तेज आवाज सुनकर माया के फेस पर मजाकिया हंसी आ गई। वो फोन को एक कान से दूसरे कान पर लगाते हुए सार्कास्टिकली बोली, ओह तो मिस्टर आग्नेय वालिया को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा आए। अब मैं क्या करूं, सच कड़वा होता है तो यू नो वॉट, सच सुनकर सबको गुस्सा आता है जैसे अभी तुम्हें आ रहा है। वेल मैं कहीं नहीं आ रही हूं, इसलिए अपना गुस्सा अपने पास रखो और मुझे कॉल मत करना। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। बोलकर उसने बिना आग्नेय की बात सुने कॉल कट कर दिया और फिर फोन को देखते हुए खुद से बोली, मेरी लाइफ में किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मकसद कुछ और है और तुम्हारे करीब आने से मैं अपने मकसद से भटक रही हूँ। मुझे अपनी बहन को ढूंढना और अपनी पहचान बनानी है, इसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधा मेंशन से बाहर निकल गई। इधर आग्नेय गुस्से से अपने फोन को घूर रहा था जिसमें माया का कॉल कट हो चुका था। उसकी आंखें एकदम डार्क हो रखी थी। वो धीमी मगर बेहद ही सर्द आवाज में बोला, इतना एटीट्यूड मैंने पहली बार किसी का झेला है, और जितना झेला है उतना ही खुद को इम्पोर्टेंट मानने लगी हो तुम माया खुराना। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि आग्नेय वालिया क्या चीज है। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना, तो फिर ठीक है, आज रात तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। अगले ही पल आग्नेय ने किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी लड़की की स्वीट सी एक्साइटेड भरी आवाज आई, ओह माय गॉड, आज आग्नेय वालिया ने मुझे कॉल किया है। क्या बात है? जिसने आज तक मेरा कॉल पिक नहीं किया वो आज मुझे कॉल कर रहा है। तभी आग्नेय बीच में बोला, जस्ट शट अप लिजा, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। मैंने तुम्हारे कॉल पिक नहीं किए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं, एंड मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज मॉम डैड इंडिया से लंदन आ रहे हैं, इसलिए मैंने पार्टी रखी है और उस पार्टी में तुम्हें भी आना है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आई एम श्योर वो सरप्राइज तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बोलते हुए उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से लिजा की खुशी भरी आवाज आई, ओह रियली, क्या तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा है? आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे आग्नेय बेबी ने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। वैसे अंकल आंटी कब तक आ रहे हैं? मुझे भी उनसे मिले कई दिन हो गए हैं। आग्नेय सामने देखते हुए बोला, शाम तक आ जाएंगे। वे सीधे पार्टी में ही आएंगे, तुम वही उनसे मिल लेना। ओके चलो बाय, वाई वाई वाई, शाम को मिलते हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर लिजा, जो आग्नेय के पीछे एकदम पागल थी, वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो खुशी से अपने बेड पर कूद रही थी। उसने अपने फोन को अपने सीने से लगाया हुआ था। वो खुशी से उछलते हुए बोली, फाइनली मेरे आग्नेय बेबी ने मुझे कॉल किया है। 2 साल बाद ही सही, लेकिन हम मिलेंगे तो सही आज, और आज ही मैं सबके सामने तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तो बस शाम तक का इंतजार है। हाय, ये वक्त तो अब कटे नहीं कटेगा। कुछ तो करना पड़ेगा टाइम पास करने के लिए। ये बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। कुछ पल सोचने के बाद वो एकदम से बोली, आइडिया, क्यों नहीं मैं अभी पार्लर चली जाती हूँ। पूरे दिन टाइम पास भी हो जाएगा और मैं अच्छे से रेडी भी हो जाऊंगी। आज मुझे इतनी खूबसूरती से तैयार होना है कि मेरा आग्नेय बेबी मुझे देखे तो देखता ही रह जाए। उसकी नजरें बस मेरे अलावा किसी और को ना देखे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। लिजा की स्माइल जाए नहीं जा रही थी। वो आग्नेय के लिए बचपन से पागल थी।
वो और आग्नेय बचपन के दोस्त थे। आग्नेय के दिल में लिजा के लिए दोस्ती के अलावा और कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन लिजा उसके दिल में बहुत कुछ था। उसने कई बार बातों ही बातों में आग्नेय से अपने दिल की बात कही भी थी, लेकिन आग्नेय ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। आग्नेय को अच्छे से पता था कि लिजा उसके लिए क्या फील करती है, इसलिए उसने लिजा से दूरी बना ली और वो लंदन छोड़कर जर्मनी रहने लगा था और फिर वो वहीं सेटल हो गया। आग्नेय का जन्म इंडिया में हुआ था और उसके डैड इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे आग्नेय को पढ़ने के लिए लंदन भेजा था, पर फिर आग्नेय ने पढ़ते हुए ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया और वो यही लंदन में रहने लगा था। आग्नेय के मॉम डैड अपने बेटे को सक्सेस देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी कोई एतराज नहीं था। आज वे दोनों अपने बेटे से पूरे 5 साल बाद मिलने लंदन आने वाले थे। आग्नेय पिछले 5 सालों से इंडिया नहीं गया था और न ही उसके मॉम डैड लंदन आए थे। आग्नेय उन दोनों से कॉल पर ही बात कर लेता था। आग्नेय के डैड अधिराज वालिया सख्त मिजाज वाले आदमी थे। उनका रुतबा बेहद खतरनाक था और उनके उल्ट उनकी पत्नी आंशिक वालिया नर्म स्वभाव वाली औरत थी। वे किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती है। आग्नेय ने आज उनके वेलकम के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें कई बिजनेसमैन के साथ उसके करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आने वाले थे। लवी और रिवांश भी शाम को पार्टी में आने वाले थे। रिवांश और रिवांशी आग्नेय के मॉम डैड को ही अपना मॉम डैड मानते हैं और अधिराज और आंशिक उन दोनों को भी आग्नेय की तरह ही प्यार करते हैं। अधिराज वालिया अपना प्यार शो नहीं करते हैं, पर वे सबसे बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों और अपनी बीवी में उनकी जान बसती है, पर अपने खड़ूस स्वभाव की वजह से वे कभी इस चीज को दिखाते नहीं है। इधर दूसरी तरफ रिवांश के विला में रिवांश इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा अपनी एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो आज ऑफिस नहीं गया था। वो यही वीडियो कॉल पर अपनी मीटिंग्स कर रहा था। लवी अपने रूम में बेड के पास खड़ी बेड पर पड़ी ड्रेसेज को देख रही थी, जो एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस थी, पर उसे इन सब में कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वे सारी ड्रेसेज गाउन्स और वेस्टर्न थी, जिन्हें देखकर वो अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। लवी ने फ्रस्ट्रेशन से उन सारी ड्रेसेज को उठा बेड से नीचे फेंक दिया और फिर बेड पर बैठते हुए खुद से बोली, क्या है ये सब? एक भी ड्रेस अच्छी नहीं है। सारी की सारी ड्रेसेज टाइट फिटिंग वाली है, जिसमें मेरा बेबी बम्प सबको दिखाई देगा। ये बोलते हुए उसने अपने पेट की तरफ देखा, जो हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसका बेबी बम्प शो होने लगा था। उसे 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, जिस वजह से उसका बेबी बम्प शो होने लगा था। वो इन दोनों में थोड़ी मोटी हो गई थी और उसकी स्किन भी स्वेल होने लगी थी। उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होने लगे थे, जिस वजह से वो कभी कभी अपनी सारी भड़ास रिवांश पर निकाल देती थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से रिवांश उसे कुछ नहीं कहता था, वरना वो किसी की बातें सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लवी का चेहरा इस वक्त रोने जैसा हो रखा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे अभी अगर किसी ने उससे कुछ कहा तो वो वही रो देगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर टीना न शेखावत को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।